हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर पेपर क्रॉप इम्प्रूवमेंट सेकेंड रबी क्रॉप। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो हमारा पेपर थर्ड पेपर है क्रॉप इम्प्रूवमेंट, उसमें कैसा पेपर आता है, कितने सेक्शन में आता है। इस सेक्शन की बात करते हैं दोस्तों, तो ये हमारा पेपर 3 सेक्शन में आता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। यदि सेक्शन सी की बात करते हैं दोस्तों, तो सेक्शन सी जो है हमारा लॉन्ग आंसर होता है। इसमें हमको 400 वर्ड लिमिट होता है, 2 क्वेश्चन करना होता है, कभी-कभी 3 क्वेश्चन, कभी-कभी 4 क्वेश्चन दिए रहते हैं। यदि सेक्शन बी की बात करते हैं दोस्तों, तो सेक्शन बी जो हमारा है वो हमें 100 वर्ड लिमिट में करना होता है, 4 क्वेश्चन करना होता है हमको। इसमें कभी-कभी 6 क्वेश्चन दिया रहता है, तो कभी-कभी 5 क्वेश्चन दिया रहता है। यदि सेक्शन ए की बात करते हैं दोस्तों, तो सेक्शन ए में हम लोगों को 50 वर्ड लिमिट होता है और 5 क्वेश्चन दिया रहता है और पांचों क्वेश्चन करना कंपलसरी होता है। आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं सेक्शन ए से सॉल्व करते हैं, देखते हैं पेपर कैसा आया था पिछले साल का और इसकी क्या 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 क्वेश्चन आता है, कैसे कैसे करना है, आदि सभी बातों को डिस्कस करते हुए आइए क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्या क्या आया था। पहले देखते हैं दोस्तों, हम लोग क्या देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का, ये देखते हैं सेक्शन ए का। जैसे ये 60 क्वेश्चन है दोस्तों, जो शॉर्ट में लिखना भी होगा। तो आइए बात करते हैं, क्या देखते हैं विल्ड रिलेटिव्स, अर्थात दोस्तों जंगली रिश्तेदार। विल्ड अर्थात जंगली, जंगली से बात करते हैं, रिलेटिव में जो जंगली से जो हमारा कनेक्टिविटी जो कनेक्ट रहता है, जो मिलता जुलता रहता है, अर्थात जो दोस्तों विल्ड रिलेटिव वे फसलें हैं, फसलों के जंगली संबंधित वे पौधे होते हैं जो घरेलू फसलों से निकटता से संबंधित होते हैं, लेकिन ये कहाँ उगते हैं, ये जंगल में उगते हैं। इन पौधों में अक्सर ऐसे जीन होते हैं जो फसलों की लचीलापन, रोग प्रतिरोधक क्षमता और पोषण गुणवत्ता में सुधार के लिए उपयोगी हो सकते हैं। ये पौधे प्रजनन और फसल सुधार के लिए महत्वपूर्ण आनुवंशिक संसाधन है। अर्थात दोस्तों जो जंगली पौधे हैं जो हमारे फसलों से रिलेटेड होते हैं, तो उनसे हम क्या करते हैं, उनसे हम लोग जो अपने पौधे में जो कमी रहती है, जिस जीन की कमी रहती है, अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता की या फिर वातावरण से लड़ने की क्षमता की या फिर कीट प्रतिरोधक क्षमता की, आदि जीनों के लिए हम उनसे क्रॉस कराते हैं। यही क्या है दोस्तों, हमारा रिलेटिव पौधे हैं। वही दोस्तों इसका महत्व की बात करते हैं तो आनुवंशिक विविधता हो जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता हो जाती है, जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन रहता है, पोषण गुणवत्ता में सुधार होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं हम लोग जीन पूल। तो जीन पूल क्या है दोस्तों, जीन पूल एक जीव के समूह में मौजूद सभी अद्वितीय जीन और उनके विभिन्न रूपों का संग्रह है, अर्थात एलील्स का संग्रह है। यह एक प्रजाति या आबादी के भीतर आनुवंशिक विविधता और परिवर्तनशीलता को दर्शाता है। क्या है दोस्तों, ये जीन जीन पूल क्या है, जीन पूल जो है जीवों के समूह में मौजूद सभी अद्वितीय जीनों का संग्रह है। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं विपुंसन। विपुंसन किसे कहते हैं, अर्थात एमेस्कुलेशन। दोस्तों विपुंसन अर्थात बंधीकरण। दोस्तों विपुंसन पुरुष प्रजनन अंगों को हटाने या नष्ट करने की प्रक्रिया है, विशेष रूप से वृषण, जिसके परिणाम स्वरूप बंध्यता और पुरुष यौन विशेषताओं का नुकसान होता है। पौधों में इसके अक्सर स्व परागण को रोकने और प्रजनन के उद्देश्य को नियंत्रित परागण की सुविधा के लिए फूल से परागकोश को हटाना शामिल होता है। अर्थात दोस्तों जो क्या करते हैं, हम इसमें जो नर पौधे होते हैं उसमें हम उसको निकाल, उसके विषण जो अर्थात होता है उसको हम निकाल देते हैं, जिससे कि स्वपरागण पौधे में न हो सके, हम लोग संकरण या हाइब्रिडाइजेशन करा सके। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, अर्थात दोस्तों स्व अनिश्चितता। दोस्तों स्व अनिश्चितता पौधों के एक आनुवंशिकी तंत्र है जो एक ही पौधे या आनुवंशिकी रूप में समान पौधे से पराग को पहचान कर और अस्वीकार करके स्व निषेचन को रोकता है। तो स्व निश्चितता मतलब क्या है, जो अपने पौधे का जो रहता है नर, वो अपने पौधे की मादा को परागित नहीं करता है, या इससे क्या, इसमें इसमें परागण करने के लिए पर परागण ही होता है, स्व परागण नहीं हो पाता है। यदि हम लोग बात करते हैं दोस्तों स्व अनिश्चितता के एडवांटेज क्या है, तो आनुवंशिक विविधता में वृद्धि होती है, स्वास्थ्य और लचीलापन होता है, विकास में सहायता होता है। आगे देखते हैं दोस्तों हेट्रोसिस अर्थात संकरोज।
दोस्तों हेट्रोसिस जिसे संकर शक्ति भी कहा जाता है। तो हेट्रोसिस में जिसमें अलग अलग जो पेरेंट्स के होते हैं, उनकी जो संतान उत्पन्न होती है वो अपने पेरेंट्स से बेहतर होते हैं। किस चीज में बेहतर होते हैं? उपज में बेहतर होते हैं, रोग के प्रति लड़ने की क्षमता में बेहतर होते हैं। वही क्या है दोस्तों? हेट्रोसिस था संकर हो जाए, संकर हो जाता है दोस्तों अपने पेरेंट्स से भी वो क्या होते हैं? बेहतर होते हैं। वही क्या है? हेट्रोसिस है। आइए दोस्तों सेक्शन बी देखते हैं हम लोग। सेक्शन बी में देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों। डिफाइन मेल स्टेरिलिटी, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ मेल स्टेरिलिटी एंड देयर यूज इन प्लांट ब्रीडिंग। दोस्तों मेल स्टेरिलिटी क्या करना है? प्लांट ब्रीडिंग में क्या मतलब क्या है? उसको पहले उसको नरबंधता को परिभाषित करना है। नरबंधता को हम पहले ही बता चुके हैं कि इसमें जो मेल होता है, मेल के जो वृषण होते हैं उसको निकाल दिया जाता है ताकि स्वपरागण न हो सके, उसमें हम लोग संकर या हाइब्रिडाइजेशन करा सके, इसीलिए इसको करते हैं। दोस्तों अब इसका दिया कि इसका पादप प्रजनन में उपयोग का वर्णन करना। दोस्तों पादप प्रजनन में उपयोग इसलिए है कि जब हम उसको रोकते हैं तो हम उसमें विविधता पर परागण करा करके उसमें विविधता ला सकते हैं, अपने आवश्यकता अनुसार जीनों से क्रॉस कराते सकते हैं, और उसके बाद उसको चाहे तो रोग प्रतिरोधक, कीट प्रतिरोधक वाला बनाए, अधिक उपज वाला हाइब्रिडेशन करें। यही क्या है दोस्तों? नरबंधता है। आगे चलते हैं दोस्तों, हम लोग देखते हैं क्या है। व्हाट इज हेट्रोसिस? डिस्क्राइब द वेरियस थ्योरीज प्रपोज्ड टू एक्सप्लेन द हेट्रोसिस एंड इट्स यूज ऑन क्रॉप इम्प्रूवमेंट। दोस्तों हेट्रोसिस का पहले बता दिए हैं। हेट्रोसिस क्या है? अपने माता पिता से बेहतर होता है, हमारे पेरेंट्स से बेहतर होता है, उपज अधिक देता है। अब दोस्तों दिया है कि कृषि में इसका, कृषि या पशुपालन में जो पशु में भी वो बेहतर होता है। अब इसका दोस्तों क्या क्या सिद्धांत क्या है? तो प्रभुत्व का सिद्धांत है दोस्तों इसमें। उसके बाद अधिक प्रभुत्व का सिद्धांत है अर्थात डोमिनेंसी थ्योरी है, ओवर डोमिनेंसी थ्योरी है, जेनेटिक डाइवर्सिटी थ्योरी है। ये क्या है दोस्तों? इसके हम लोग क्या है? सिद्धांत है। यदि हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि फसल हेट्रोसिस से जो फसल में क्या इसका उपयोग है दोस्तों, तो उपज में वृद्धि होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार होता है, कृषि में स्थिरता आती है। आगे चलते हैं दोस्तों। एक्सप्लेन द एवोल्यूशन ऑफ ब्रीड व्हीट, अर्थात दोस्तों चपाटी रोटी का उद्भव का व्याख्या करना है। दोस्तों बहुत पहले से तो गेहूं की फसल या चपाती रोटी की फसल तो होती नहीं रही है। तो क्या है दोस्तों इसमें? ये चपाती रोटी जो है दोस्तों एक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है जो लगभग सभी विश्व भर में उगाई जाती है। इसका विकास जंगली घासों से हुआ है। किससे हुआ दोस्तों? जंगली घासों से हुआ है। और इसमें कई जीनोम संयोजन है। ब्रेड व्हीट का विकास एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें प्राकृतिक संकरण और मानव चयन शामिल है। इसमें कई संकरण करते हैं दोस्तों, लगभग 50,000 वर्ष पूर्व से ही करते आ रहे हैं। और उसके बाद हाइब्रिडेशन करते हैं। क्या होता है दोस्तों? ह्यूमन सिलेक्शन एंड रोल इन एग्रीकल्चर, प्रारंभिक कृषि चयनात्मक प्रजनन होता है। आगे चलते हैं दोस्तों। एक्सप्लेन यू ट्रिंगल ऑफ ब्रेसिका फैमिली। दोस्तों ब्रेसिका फैमिली की बात करते हैं तो ब्रेसिका फैमिली के अंतर्गत क्या क्या आता है पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो ब्रेसिका फैमिली के अंदर ब्रोकली, बंद गोभी, सरसों और रेपसीड आदि आते हैं। दोस्तों यू ट्रायंगल एक मॉडल है जो ब्रेसिका प्रजातियों के बीच जीनोमिक संबंधों और संकरणों का व्याख्या करता है। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं। एक्सप्लेन प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस क्रॉप इज लेजर देन द प्रोडक्शन ऑफ सीरियल क्रॉप। अनाज वाली फसलों की तुलना में दलहनों वाली फसलों का उत्पादन कम होता है, व्याख्या करना है। दोस्तों अनाज वाली फसलों की तुलना में दलहनों वाली फसलों की उत्पादन कम इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे फार्मर्स हैं वो दलहनों वाली फसलों को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। वो क्या करते हैं? ज्यादा से ज्यादा अनाज वाली फसलों का उत्पादन करते हैं। यदि दलहन वाली फसलों को लगाते भी हैं तो ऐसे फील्ड में लगाते हैं, ऐसे क्षेत्र में लगाते हैं जहाँ की उपजाऊ शक्तियां कम हो, प्रोडक्शन उपजाऊ वाली प्रोडक्शन कम हो, जो मृदा कम उत्पादक हो, अर्थात जहाँ पानी की सुविधा न हो या हमें कोई फसल लगाने में देरी हो जाती है तब वहाँ दलहन वाली फसल हमारे किसान लगाते हैं। इसलिए दलहन वाली फसलों को उत्पादन कम है, अर्थात दलहन वाली फसलों को ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं। और बात करते हैं दोस्तों क्या है, यदि अनाज वाली फसलें क्या है दोस्तों? अनाज वाली फसलें इसलिए लगाते हैं कि लोग अनाज वाली फसलों से डिमांड ज्यादा है मार्केट में और उनसे उनको एडवांटेज मिल जाता है। और दलहन वाली फसलों में क्या है दोस्तों कि उसमें प्रोटीन ज्यादा चाहिए, फर्टिलाइजर ज्यादा चाहिए, इसलिए दलहन वाली फसलों को नहीं लगाते हैं हम।
आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं दोस्तों, दिया है एक्सप्लेन द ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ पी। दोस्तों मटर के प्रजनन के उद्देश्यों की व्याख्या करना है। दोस्तों तो मटर की बात करते हैं दोस्तों, तो मटर एक महत्वपूर्ण दलहन फसल है जो प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। मटर का प्रजनन उद्देश्य उच्च उपज, रोग प्रतिरोधक क्षमता और बेहतर गुणवत्ता वाले मटर को किस्मों को विकसित करना है। दोस्तों मटर का ब्रीडिंग का उद्देश्य बताते हैं, उसमें उच्च उपज होना चाहिए। अर्थात दोस्तों हम यदि मटर में ब्रीडिंग कर रहे हैं तो हमारा उद्देश्य क्या है, तो उपज अधिक होना चाहिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता होना चाहिए, कीट प्रतिरोधक क्षमता होना चाहिए, उसकी गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए और जलवायु लचीलापन होना चाहिए। दोस्तों यदि हम बात करते हैं मटर की प्रजनन में उपयोग किए जाने वाले तरीके क्या हैं, दोस्तों पारंपरिक प्रजनन होता है, आणविक प्रजनन होता है, जीनोमिक तकनीकी से प्रजनन होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, हम लोग देखते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी देखते हैं दोस्तों क्या है, डिस्क्राइब ऑन डिटेल्स द हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन और ब्रिंगल। ना दोस्तों बैगन की जो संकर बीज उत्पादन का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। दोस्तों जो बिंगल होता है, सोलेनम मोलिजेरा, एक व्यापक महत्वपूर्ण सब्जी फसल है जो भारत में व्यापक रूप से उगाई जाती है। संकर बीज उत्पादन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो अलग अलग माता पिता की पत्तियों के बीच संकरण करवाकर उच्च उपज और बेहतर गुणवत्ता वाले बीज उत्पादन किया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं इसका जो प्रोसेस क्या है संकर बीज का ब्रिंजल में। तो पहले दोस्तों सिलेक्शन आप पेरेंटल लाइन करते हैं, उसके बाद उसका सोइंग करते हैं, फिर हाइब्रिडाइजेशन होता है दोस्तों, फिर पॉलिनेशन होता है, फिर क्रॉसिंग रेशियो होता है दोस्तों, जो तीन से चार संबंध एक रखा जाता है। उसके बाद दोस्तों अब इसी सीड प्रोडक्शन एंड हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं, तो सीड कलेक्शन करते हैं जो 70 से 90 दिन के अंदर होता है। उसके बाद सीड एक्सटेंशन होता है, सीड यील्ड होता है, एक हेक्टेयर में लगभग 200 किलोग्राम सीड इससे मिलता है। यदि बात करते हैं दोस्तों, यदि ब्रीडर बीज के लिए कर रहे हैं तो 200 मीटर की दूरी पर लगाएंगे अन्य बैगन की खेत से, और यदि हम लोग फाउंडेशन सीड्स की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग 100 मीटर की दूरी का ध्यान रखेंगे। ये दोस्तों मृदा की बात करते हैं दोस्तों, तो मृदा दोमट मृदा इसके लिए उपयुक्त होती है जिसका पीएच 6 से 7.5 के बीच होता है। यदि हम लोग फर्टिलाइजर उर्वरक की बात करते हैं दोस्तों, तो जो एनपीके होता है 180, 150, 120 के रेशियो में हम लोग देते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं डिफाइन जर्मप्लाज्म, एक्सप्लेन इट्स कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट। दोस्तों जनन द्रव्य की परिभाषित करना है, इसके संरक्षण एवं फसलोत्थान में इसकी महत्व का व्याख्या करना है। दोस्तों जर्मप्लाज्म की बात कर लेते हैं। जर्मप्लाज्म एक जीव में आनुवंशिक सामग्री को संदर्भित करता है। क्या करता है दोस्तों, किसी जीव में जो आनुवंशिक सामग्री है उसको संदर्भित करता है। क्या संदर्भित करता है, जर्मप्लाज्म संदर्भित करता है, जिसमें बीज पौधे के उत्तक शामिल होते हैं। यदि बात कर लेते हैं तो जर्मप्लाज्म के संरक्षक को तो जर्मप्लाज्म संरक्षण दोस्तों इन सिटू जर्मप्लाज्म संरक्षण और एक्स सिटू जर्मप्लाज्म संरक्षण कहते हैं। इन सिटू जर्मप्लाज्म संरक्षण की बात करते हैं दोस्तों, तो ये जहां रहता है उसको वहीं पे कर देते हैं, और एक सीटू की बात करते हैं दोस्तों, तो उसको वहां से ले जाकर जीन बैंक में ले जाकर हम लोग या फील्ड बैंक में ले जाकर हम लोग उसको संदर्भित करते हैं। यदि हम बात करते हैं जर्मप्लाज्म का उपयोग क्या है दोस्तों, तो फसल सुधार में उपयोग है, आनुवंशिक विविधता में वृद्धि में है, जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन में है। यदि इसका लाभ की बात करते हैं दोस्तों, तो फसल की उत्पादकता में वृद्धि होती है, आनुवंशिक विविधता संरक्षण होता है, जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं डिफाइन प्लांट एडियोटाइप, एक्सप्लेन इट्स यूटिलाइजेशन इन व्हीट क्रॉप। दोस्तों क्या है, प्लांट आइडियोटाइप को परिभाषित करना है और गेहूं की फसल में इसकी महत्व का व्याख्या करना है। दोस्तों तो देखते हैं हम लोग, दोस्तों प्लांट आडियो अर्थात आदर्श रूप एक मॉडल या वैचारिक पौधा होता है जो विशिष्ट वातावरण उद्देश्य के लिए आदर्श विशेषताओं में समाहित करना है। इसका उपयोग पौधों के प्रजनन में वांछित लक्षणों और फसल किस्मों के चयन विकास के लिए किया जाता है। इसका अगर हम उपयोग कर लेते हैं तो दोस्तों उपयोग क्या होता है, उपज अच्छी होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है, जलवायु लचीलापन होता है और बेहतर गुणवत्ता होता है। यदि लाभ की बात करते हैं दोस्तों, तो वही उपज अधिक होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता होगी, जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन होगा, था किसी भी जलवायु में थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेगा, सूखा उसमें प्रति एडजस्टमेंट कर ले, यदि थोड़ा सा बारिश अधिक हो जाए तो उसमें एडजस्टमेंट कर ले, यही है। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं एक्सप्लेन द ब्रीडिंग मेथड्स एंड ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव इन पी। दोस्तों मटर के प्रजनन विधियों और प्रजनन उद्देश्य का व्याख्या करना है। दोस्तों मटर के प्रजनन पहले विधि बात करते हैं दोस्तों, तो मटर के बारे में हम बता ही दिए हैं, जो दलहनी फसल है इसमें प्रोटीन्स पाई जाती हैं, ये सब आपको बारे में लिखना पड़ेगा। उसके बाद यदि हम बात करते हैं दोस्तों ब्रीडिंग मेथड की बात करते हैं, तो पारंपरिक प्रजनन होता है दोस्तों, जिसमें क्या करते हैं कि
चयन और संकरण शामिल करते हैं, चयन का संकरण करते हैं। फिर दोस्तों मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग करते हैं अर्थात आणविक प्रजनन करते हैं दोस्तों। इसमें क्या करते हैं दोस्तों कि वांछित लक्षणों पौधों का चयन किया जाता है जिसमें प्रजनन प्रक्रिया में सुधार होता है। यदि बात करते हैं दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है, उच्च उपज होता है, रोग प्रतिरोध क्षमता, कीट प्रतिरोधक क्षमता, गुणवत्ता में सुधार। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।